अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। हम इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के बारे में बता करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू में आपको यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज़ बेसिकली एक इनफाइनाइट सम होता है। द नंबर ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स इज कॉल्ड अ सीरीज़। ठीक है, कुछ इनफाइनाइट सीरीज़ का कोई फाइनाइट सम होता है, कुछ का नहीं होता। ठीक है, कुछ की कोई वैल्यूज नहीं होती। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट ऑन आवर टॉपिक सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन अ गिवन ऑर्डर। क्या हम उन्हें एक ऑर्डर में लिख सकें कि पहले पोजीशन पे A1 कोई, दूसरा A2, तीसरा A3 एंड अप टू सो ऑन, एंड अनथ पोजीशन पे कोई AN एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ कि आपके सेट किसी x की नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस को भी हम सीक्वेंस कह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल 1 के लिए यहाँ पे कोई x1 हो, 2 के लिए कोई यहाँ पे x2 हो, एंड अप टू सो ऑन n के लिए हमारे पास कोई xn एलिमेंट है, और इसी तरह से अप टू सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, और इसी तरह से सीक्वेंस को मेंशन करने का एक और तरीका है कि फॉर एग्जांपल अब इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो A2 है, दूसरी 4 है, nth जो है वो 2n है। द इंटीजर n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ an। बेसिकली हम उसे इंडेक्स भी कहते हैं an का। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कह लें या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक ही बात है, दोनों सेम सेट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्योंकि इंटीजर सेट में होता है ना नेगेटिव। अगर आपको याद हो तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं उसमें आपके पास 0 आता है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है, अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी तक। फिर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3 अप टू सोन। तो हम अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं तो इसे सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और यही सेट नेचुरल नंबर्स का भी होता है। द फंक्शन एसोसिएटेड टू द सीक्वेंस। अब किसी भी एसोसिएटेड के करस्पॉन्डिंगली हम एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जब ये है तो इसकी ये जो nth टर्म है हम ये कह सकते हैं कि इसका हर n एलिमेंट जो है वो 2n पे जाके मैप कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी फंक्शन f of n इज इक्वल्स टू 2n। तो हर नंबर के लिए, हर n के लिए मुझे एक इस सीक्वेंस की हर वैल्यू मिलती जाएगी। 1 होगा तो पहली, n2 तो दूसरी, n3 तो तीसरी, इसी तरह से अप टू सो ऑन। तो कहते हैं वी कैन इक्वली वेल मेक द डोमेन द इंटीजर्स लार्जर देन द गिवन नंबर एंड नॉट, एंड वी अलाउ सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप आल्सो। हम ये भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ अलाउ कर लें कि इस नंबर से आगे तक हमने जाना है तो वो सिर्फ ये नंबर्स तक की भी सीक्वेंस हो सकती है, कि हम इससे बड़े नंबर्स लेंगे, इससे छोटे नंबर्स नहीं लेंगे, यानी हम रिस्ट्रिक्ट कर दें। मैं कहती हूँ कि मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ कि ये जो n है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 का मतलब है 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू जब 6 देंगे यहाँ तो 12, 7 पे 14 एंड अप टू सो ऑन ऐसी तरह। ठीक है, इसी तरह से सीक्वेंसेस कैन बी डिस्क्राइब बाय राइटिंग रूल्स दैट स्पेसिफाई देयर टर्म्स सच एज, कि हम उन्हें सिर्फ nth टर्म की करस्पॉन्डेंस से भी लिख सकते हैं, कि उसकी जस्ट हम nth टर्म लिख दें, जनरल टर्म लिख दें। फिर उसके बाद हमारे पास टास्क आ जाता है, या फिर उसको लिखने का ये सेट नोटेशन तरीका भी है कि हम उसे सेट वाइज में लिख दें।
टू वेज टू रिप्रेजेंट सीक्वेंसेस ग्राफिकली। अब हमारे पास किसी भी सीक्वेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक कि हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज करें, दूसरा कि हम प्लेन यूज करें। ठीक है, दोनों में ही हमें वैल्यूज लिखने की पता चल जाती है कि इसमें हम क्या करते हैं। प्लेन में हम एक साइड पे सारे इंटीजर्स लिखेंगे और आउटपुट वाली साइड पे हम सीक्वेंस के नंबर्स लिखेंगे, और हर इंटीजर के करस्पॉन्डिंग हमें एक सीक्वेंस का नंबर लाजमी मिलेगा, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से ये लिख सकते हैं। सिमिलरली हम सिर्फ रियल लाइन पे भी शो कर सकते हैं कि हम सिर्फ सीक्वेंस के नंबर्स को शो करें। ठीक है, कि हम सिर्फ सीक्वेंस का जो रियल पार्ट है, यानी वो जो आउटपुट वाला पार्ट था, हम सिर्फ वही शो करें, हम इंटीजर्स वाला पार्ट शो ना करें। ठीक है, तो ये दो तरह से तरीके हैं कि हम इनको ग्राफिकली शो कर सकते हैं। फिर यहीं से हम इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से मुराद ये है कि कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी सिंगल वैल्यू, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका ये जो इंडेक्स है ये इंक्रीज करे, वैसे वैसे आपकी जो सीक्वेंस की वैल्यू हो वो इस एक पॉइंट को अप्रोच करे। ठीक है, अब वो लार्जर वैल्यू भी हो सकती है, कोई छोटी वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1n, ठीक है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, अगर मैं इसे यहाँ ड्रॉ करूं, सबसे पहले मेरे पास वैल्यू है 1, फिर मेरे पास वैल्यू आ जाती है इसका हाफ 1/2, फिर मेरे पास यहाँ पे कहीं 1/3, फिर यहाँ 1/4, 1/5 एंड 1/6, यानी जीरो नहीं बनती लेकिन जीरो को अप्रोच करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो फ्रैक्शन है ये जीरो को अप्रोच करना शुरू कर देती है। ठीक है, so whose term approaches zero as n gets large, and this sequence, और इस सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है कि ये 1 को अप्रोच करना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से हम इस सीक्वेंस को देखें तो जैसे जैसे n बढ़ता जाता है इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं ये भी बढ़ती जाती हैं, ये भी कम नहीं होती या किसी एक नंबर को अप्रोच नहीं करती, बल्कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, यानी जितनी इनपुट बढ़ेगी उतनी ही आउटपुट भी बढ़ना शुरू हो जाती है। So that's why this sequence is not converges. Similarly आप ये सीक्वेंस देख लेते हैं, इस अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है 1 और -1 के दरमियान। ठीक है, 1 और -1 के दरमियान अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, तो इसमें आप जब भी वैल्यूज को पुट करोगे तो वैल्यूज क्या होंगी, 1 आएगा आंसर या फिर -1 आएगा। जैसे कि आप इसकी जनरल टर्म से ही देख सकते हैं, -1 की पावर n+1, तो ये किसी नंबर को अप्रोच नहीं करती। ठीक है, इसमें 1 के लिए अलग टर्म्स आती, एक हिस्सा वो होगा जो सारा 1 को अप्रोच करता होगा, यानी आपका पूरा, अगर मैं रियल लाइन पे इसको कंस्ट्रक्ट करूं तो मेरे पास सिर्फ दो ही आंसर आते हैं, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, यानी वो एक सीक्वेंस नहीं बनता कि एक नंबर आया फिर नंबर आया फिर नंबर आया, फिर जाते 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 किसी, यानी इसके नज़दीक नज़दीक किसी नंबर के पहुंचते जाएं, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें जस्ट फिक्स खड़ा है कि यही आएगा और यही आएगा। ठीक है, 1 -1 1 -1, तो कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं आ रही। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये डाइवर्जेस हैं। अब इसी तरह से कन्वर्जेस और डाइवर्जेस की हम इन द फॉर्म ऑफ लिमिट फॉर्म में भी एक डेफिनेशन है। आपने लिमिट निकाली होगी, आप लिमिट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि लिमिट क्या होती थी और आप किस तरह से उसको फाइंड किया करते थे। आपके पास आ जाता था लिमिट n टेंड्स टू 1, वो कहता था कि लिमिट की वैल्यू n जो है वो 1 को अप्रोच करता है, तो पता करो कि इसकी लिमिट क्या होगी। इस लिमिट का मतलब ये होता था कि हम ये कहते थे कि हमारा ये जो प्लेन है उसमें ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ n है, ठीक है, हम इस f ऑफ n का बिहेवियर देखना चाहते थे कि एज
कि हमारे पास 0 से 1 है, कि हमारी जितनी भी n की वैल्यूज हैं वो इस 1 को अप्रोच कर रही हैं, यानी इस 1 तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, पीछे हो सकती है कुछ भी हो। तो वो कहता था कि हमारा ये जो फंक्शन एफ ऑफ एन है ये कैसा बिहेवियर रखता है बाकी सबसे आने तक 1 तक, उसकी वैल्यू क्या रहती थी। तो इसका आ जाता था इसमें, क्योंकि डायरेक्ट 1 पुट करते थे तो 0/0 फॉर्म बन रही थी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई एन स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर ओपन किया, ये हमारे पास आ गया n प्लस 1 n माइनस 1, ये n माइनस 1 नीचे से कैंसिल, जस्ट बच गया n प्लस 1। तो आंसर क्या आ गया 2, यानी 1 2 यहाँ कहीं। यानी कि जैसे जैसे आपकी वैल्यू, आपकी एफ ऑफ एन की वैल्यू, जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है वैसे वैसे आपकी एफ ऑफ एन की वैल्यू यहाँ नीचे से इस 2 को अप्रोच करना शुरू कर देती है। यानी इससे पीछे तक यहाँ पे कहीं पे भी होंगे, लेकिन यहाँ पहुंचने की कोशिश करता है आपका ग्राफ। ठीक है, बेसिकली लिमिट का मतलब होता है हद बंदी कर देना, कि आया आपकी इस चीज की हद कहाँ तक जाती है, हमने हद लगानी है। अब उसी हद में हमारे पास एक नई डेफिनेशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड के कंसेप्ट के साथ। ठीक है, सबसे पहले आप समझे कि नेबरहुड क्या होती है। ठीक है, ठीक है, नेबरहुड वही है जो आपको समझ आता है बाय वर्ड कि हमारे हमसाए। ठीक है, अब हमसायों की भी एक हद होती है कि आया हम अपने घर के, हम अपने, फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है, ठीक है, अब हमारे इस तरफ भी हमसाए होते हैं, इस तरफ भी होते हैं, ठीक है, कुछ सामने की तरफ भी होते हैं, वहां से भी इस तरफ और इस तरफ होते हैं। अब हमने ये देखना है कि इन घरों में से हम कितने घर यहाँ से शामिल, यानी अब हमने हद मुकर्रर करनी है कि हमने अपनी हमसायों के साथ जो हमने अपने हमसायों में शामिल करना है, अपने घर से दाएं तरफ कितने घरों को अपने हमसाये में शामिल करेंगे कि हाँ ये हमारे हमसाये हैं, हमने इनसे हमारे हमसायों वाले ताल्लुकात रखने चाहिए, इससे आगे वाले जो घर हैं वो हमारे हमसायों में नहीं आते। ठीक है, अब हर किसी की हदूद डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ से भी कुछ होगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल वही काम अपनी रियल लाइन का काम करते हैं। हम रियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट मुख्तस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ए पॉइंट। ठीक है, कोई पॉइंट ए हम मुख्तस कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर मैंने कोई एप्सिलॉन डिस्टेंस की नेबरहुड ड्रॉ करनी है। एप्सिलॉन डिस्टेंस का क्या मतलब है, यानी कि एप्सिलॉन उसकी जो लेंथ आनी चाहिए वो एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी मैं यहाँ से जाऊं, यहाँ से जाने पे भी जितने एलिमेंट्स लूं उन सब का, और यहाँ से भी सेम इनका भी, इन सब ये सब की ये जो यहाँ से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका इस ए के साथ जो डिस्टेंस आता है वो एप्सिलॉन से कम है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो कोई एक्स से डिनोट करती हूँ, किसी आर्बिट्रेरी, क्योंकि बहुत सारे हैं तो किसी एक से, तो मैं कहती हूँ एक्स माइनस ए का जो डिस्टेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन हो, लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल तो फिर मैं कहती हूँ कि ये जो एप्सिलॉन की डेल्टा नेबरहुड, यानी डेल्टा डिस्टेंस की, यानी इस तरफ से भी डेल्टा डिस्टेंस होगा नंबर्स का, इस तरफ से भी डेल्टा से कम डिस्टेंस होगा, यानी डेल्टा डिस्टेंस के एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर उस ए के साथ जितने नंबर्स अटैच होते हैं उनको हम कहेंगे कि ये जो सारे एक्स आते हैं ये उनकी नेबरहुड में आते हैं। ठीक है, ये उसकी नेबरहुड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो किसी उसके लिए हम कोई नंबर भी असाइन कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम जब सीक्वेंसेस पे बात करते हैं तो सीक्वेंसेस में आपने देखा होगा, सीक्वेंसेस में जब हम रियल लाइन में लिखते हैं तो हमारे पास नंबर 1 आता है, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, फिर कोई AN नोट नंबर, फिर इसी तरह से जाते जा रहे हैं, कोई AN नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जाते जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि किसी फिक्स नंबर के हम कोई नंबर चूज कर लेते हैं कि कोई हमारे पास ना कोई कैपिटल N नंबर है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट नहीं है, कैपिटल N नंबर है कोई, आप कैपिटल N ना लें, कोई और नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं, चलें के ले देते हैं, कोई कैपिटल के।
अब ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, मुझे नहीं पता, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स के सेट में से कोई नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा, ठीक है। मैं कहती हूँ ये एक ऐसा नंबर है जिसके लिए कंडीशन ये है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, यानी इस k से बड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहाँ कहीं a k शुरू हो रहा है, ये इस, क्योंकि ये k नेचुरल नंबर्स के सेट में है और हमें पता है कि ये जो सीक्वेंस वाले नंबर्स होते हैं इसकी नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ करस्पॉन्डेंस होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कोई ना कोई a के नंबर लाजमी मिलेगा। तो वो जो a के पोजीशन है, ठीक है, इस a के पोजीशन यानी इस a के और इससे आगे के बाद, ठीक है, a के और इससे आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं कहती हूँ उनके लिए ये सिचुएशन ट्रू है कि उनका किसी नंबर a के साथ, a की जगह आप x लिख लें, चलें जी, किसी x के साथ, ठीक है, या फिर जिस पॉइंट की हमने नेबरहुड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो a लिख लें, जैसे ऊपर हमने लिखा a कि जिसको हम सेंटर पॉइंट बना के उसकी नेबरहुड निकाल ली थी, माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जितने भी यहाँ से लेके ये सब नंबर्स हैं, ये इस a के नेबरहुड में चले जाते हैं, यहाँ पे कहीं कोई a पॉइंट होगा उसकी नेबरहुड में ये सारे के सारे चले जाते हैं। या फिर इसको कहने का एक और तरीका भी है, वो ये कि इस a के एलिमेंट से लेके इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं इस a वैल्यू के बराबर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन जो होती है हमारे पास वो कोई ग्रेटर देन 0 वैल्यू होती है, लेकिन बहुत ही छोटी, स्मॉलेस्ट, इतनी छोटी कि ना होने के बराबर वैल्यू होती है। तो जब भी हम कहते हैं कि किसी एप्सिलॉन से छोटी है, तो दैट मीन्स कि किसी के नंबर के बाद हमारी सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं वो इस a के बराबर होना शुरू हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, an जो है यानी जो हमारी सीक्वेंस है वो इस a को अप्रोच करना शुरू हो जाती है, इस a को अप्रोच करना शुरू हो जाती है, यानी कि a जो है वो हमारी सीक्वेंस का लिमिटिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इसकी लिमिट है, इस सीक्वेंस की लिमिट ये a नंबर है, ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। अगर किसी सीक्वेंस की जो सीक्वेंस की लिमिट है अगर वो एक फाइनाइट नंबर आए तो फिर हम कहते हैं कि वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है अगर इनफाइनाइट नंबर कोई आ जाता है तो, ठीक है। ये देखें उसने लिमिट a की जगह उसने जस्ट l वाला पुट किया है। अब आप इस डेफिनेशन को अगर पढ़ें तो आपको थोड़ा सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सिंपली दिस। अब यहाँ पे कुछ लिमिट्स अप्लाई की गई हैं बाय अप्लाइंग द डेफिनेशंस। क्या आपने डेफिनेशन जो वो ऊपर एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन दी गई है उसमें उस डेफिनेशन में आप अप्लाई करें। अब देखें यहाँ पे आपकी l की वैल्यू 0 है, an की वैल्यू आपके पास 1/n है, तो आप कोई भी यहाँ से चूज करें 1/n। अब यहाँ से हमने यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ रही है 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है तो हमने यहाँ से लाना है कि ये होल्ड करती है, या फिर n जो है, या फिर हम इसे रिवर्स करें तो n आ जाएगा ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अगर a लेस देन b हो तो हमारे पास कंडीशन होती है कि 1/a ग्रेटर होता है 1/b से। ये किसी भी रियल नंबर्स का इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो हमने यहाँ पे भी इसके लिए भी यही प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। अब क्योंकि कैपिटल N एक ऐसा इंटीजर है, अब देखो n जो है वो ग्रेटर है n से, ठीक है, और दूसरी चीज n ग्रेटर है 1/एप्सिलॉन से। तो इन दो सिचुएशंस को अगर मैं मिलाऊं तो ये जो कैपिटल N है ये ग्रेटर आएगा कि ये भी ग्रेटर है 1/एप्सिलॉन से, क्योंकि 1/एप्सिलॉन n से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो वहीं से हमने ये बात कही है, ये उसने जस्ट
थ्योरी में लिख दिया और यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल भी उसने सॉल्व किया है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अब ये जो सीक्वेंस है जी ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई फाइनाइट नंबर नहीं है जिसको ये कन्वर्ज करती हो। यहाँ पे उसकी सारी हिस्ट्री उसने यहाँ तक बयान की हुई है, ठीक है। बेसिकली इस डेफिनेशन का एक और भी है जो पॉइंट आपको समझना चाहिए। यहाँ पे वो कहता है इफ टू एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, अगर मैं इसका मतलब ये होता है कि एप्सिलॉन की मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर वैल्यू ले लूँ, 0 to 1 के दरमियान मोस्टली ली जाती है। अदरवाइज जब हम एवरी पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एप्सिलॉन को बड़े से बड़ा ले लूँ या चाहे छोटे से छोटा ले लूँ, उसने इस इनइक्वालिटी को लाजमी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। यानी वो हमेशा उस लेस देन एप्सिलॉन ही आएंगी, चाहे मैं छोटे से छोटा लूँ चाहे बड़े से बड़ा लूँ। तो फॉर एग्जांपल जब डाइवर्जेंट की बात आती है तो जब भी हम किसी फॉर एवरी कंडीशन के लिए, फॉर एवरी कंडीशन को कंट्राडिक्शन करना हो तो हमें जस्ट फाइंड करना होता है एनी वन, ठीक है। फॉर एवरी की जो कंट्राडिक्शन होती है एनी वन होती है, ठीक है। यानी अगर फॉर एवरी के लिए एक डेफिनेशन ट्रू है तो और उस डेफिनेशन को मैं कहती हूँ वो सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर मुझे कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए, ठीक है। तो हमने जस्ट चूज कर लिया एप्सिलॉन 1/2, ठीक है। तो इसके लिए अब हमने देखना है कि आया लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो सारा क्राइटेरिया उसने यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली आप इस सीक्वेंस को भी डाइवर्जेंट प्रूफ कर सकते हो। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस की थोड़ी सी डेफिनेशन बता रहा है कि अगर आपकी सीक्वेंस किसी इनफाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करती है तो वो डाइवर्जेंट है। अब कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट के हवाले से, ठीक है। अब वो कहता है अगर हमारे पास दो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और उनका कोई लिमिटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ए जो है वो इस ए को कन्वर्ज करता है, बी जो है वो इस बी को कन्वर्ज करता है, यानी ये सिचुएशन होल्ड करती है। तो सम रूल, यानी कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है ए एन सीक्वेंस, इसमें अलग कंडीशन, इसमें अलग वैल्यूज हैं A1 A2 अप टू सॉन AN एंड अप टू सॉन, ठीक है। हमारे पास एक दूसरी सीक्वेंस है BN, अब इसमें अलग मेंबर्स हैं B1 B2 अप टू सॉन BN एंड अप टू सॉन। अब मैं कहती हूँ कि मैं इन दो सीक्वेंसेस को सम करके एक और सीक्वेंस बना सकती हूँ AN प्लस BN। किस तरह से कि पहला मेंबर पहले में ऐड होगा A1 प्लस B1, दूसरा दूसरे में ऐड होगा A2 प्लस B2, इसी तरह से अप टू सॉन, ठीक है। अब वो कहता है इस सीक्वेंस की कन्वर्जिंग पॉइंट क्या होगी, तो वो कहता है इन्हीं दो की कन्वर्जिंग पॉइंट का सम, यानी A प्लस B। सिमिलरली फॉर डिफरेंस रूल, सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट रूल, सिमिलरली अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दे हम किसी सीक्वेंस के साथ, एंड फॉर सिमिलरली फॉर क्वोशिएंट रूल कि अगर वो डिवाइड भी हो रहे हो। बस शर्त ये है कि जो भी सीक्वेंस हमारी डिवाइड हो रही है उसकी जो लिमिटिंग या उसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो 0 ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इन्हीं थ्योरम्स को अप्लाई करके कुछ एग्जांपल्स की गई हैं, आपने देख लेनी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फाइंडिंग द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, अब आपने इसकी पहली 4 टर्म सीक्वेंस की फाइंड करनी है, A1 A2 A3 और A4, ठीक है। तो AN दी गई है आपको, आपने सिर्फ इसमें N की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर 2 फिर 3 और फिर 4। 1 के लिए आपके पास A1 आ जाएगा, 2 के लिए A2, 3 के लिए A3, 4 के लिए A4। एक करके दिखा देते हैं आपको। AN इज इक्वल टू 2N ओवर 2N प्लस 1 ले लेते हैं, ओके। AN इज इक्वल टू क्वेश्चन 1 का पार्ट है कौन सा, 5, सॉरी क्वेश्चन 5 है, सॉरी। AN
2 की पावर n ओवर 2 की पावर n प्लस 1। ओके, अब अगर मैं n को वैल्यू 1 देती हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा a1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 प्लस 1। तो ये 2 ओवर 2 की पावर 2 2 ओवर 4 1 ओवर 2। ठीक है, अब इसी तरह से n की वैल्यू 2 a2 2 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2 प्लस 1 2 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 3 4 ओवर 8। ठीक है, इसी तरह से n की वैल्यू 2 के बाद 3, तो a3 ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें a1 a2 a3 a4 की वैल्यू सेम आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि सेम आए, अलग अलग भी आ सकती हैं, वो सीक्वेंस की ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास सीक्वेंस क्या गिवन की गई है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन 1 to 6 में ये काम करना है, आपने सिर्फ ये 4 टर्म्स निकालनी है। उसके बाद आपको a1 दिया गया है, फर्स्ट टर्म और 2 of a sequence along with the recursion for the remaining terms, write out first 10 terms of the sequence। आपने फर्स्ट 10 terms of the sequence फाइंड करनी है। आपको पहली टर्म दे दी गई है, ठीक है, और बाकी टर्म के लिए एक रिकर्जन फार्मूला दिया गया है। जैसे आपने इटरेटिव फार्मूला किया ना, इटरेटिव में आप पहले इटरेशन 1 के लिए n1 लेते हो, फिर 2 लेते हो, और हर इसी तरह से तकरीबन सारी इटरेशंस परफॉर्म होती रहती हैं। यहाँ पे भी सेम काम होगा, और हर नई इटरेशन में आप पिछली की वैल्यू यूज करते थे। तकरीबन रिकर्जन फार्मूला भी उसी सेम स्टेप्स को फॉलो करता है, लेकिन वहाँ पे हम एक इटरेशन एक मेथड को डिनोट करते थे। अब यहाँ पे उसी टाइप की सीक्वेंसेस को शो कर रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारी इटरेशंस के आंसर्स आते हैं वो भी तकरीबन एक सीक्वेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज बताई गई है। ठीक है, आपको पहली टर्म दे दी गई है, आपने इसको जब n की वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपकी 1 पुट करोगे, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू a2 हो जाएगी, ये a1 हो जाएगी, ये 1 ओवर 2 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे a1 आ रहा है तो a1 की वैल्यू ये पीछे गिवन है, इनिशियली आपने ये पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 ओवर 2 इट्स 3 ओवर 2, यानी आपके पास a2 का आंसर आ जाएगा 3 ओवर 2। फिर आप n को वैल्यू 2 पुट करोगे तो आ जाएगा a2 प्लस 1 ओवर 4। ठीक है, तो a2 की वैल्यू है 3 ओवर 2, तो 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आपके a3 आ जाएगी। इसी तरह से आपने करके a10 तक फाइंड करना है। ठीक है, आपने 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस में a2 से लेके a10 तक फाइंड करना, यानी 10-10 वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अभी के लिए आप लोग इतना ही करेंगे।